तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Why is the alternating current used instead of direct current for measuring resistance of an electrolytic solution? ठीक है, ये बोल रहा है कि हम अल्टरनेटिंग करंट को क्यों यूज करते हैं डायरेक्ट करंट की जगह पर. ठीक है, देखो बच्चों, अगर हम डायरेक्ट करंट को यूज करें तो उसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है. क्या है इलेक्ट्रोलिसिस? कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में जो मोल्टन और एक्वस स्टेट में है, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसको हम प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. तो अगर हम डायरेक्ट करंट यूज करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस होगी, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड के जो आसपास वाली है वो चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा. इस इफेक्ट को बच्चों बोलते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट. तो मैं कह सकता हूं कि पोलराइजेशन इफेक्ट से बचने के लिए, कौन से इफेक्ट से? पोलराइजेशन. अगर आप पोलराइजेशन इफेक्ट से बचना चाहते हैं तो आप डीसी की जगह एसी यूज करेंगे. क्लियर है इतनी बात? तो मैं कह सकता हूं क्या? तो डायरेक्ट करंट विल कॉज डायरेक्ट करंट will cause electrolysis of the solution. Electrolysis of solution. So more ions will be produced. Hence alternating current use instead of direct current. क्लियर होगी इतनी बात कि आप सिंपल सी लाइन क्या है कि अगर आप डायरेक्ट करंट यूज करते हो तो इलेक्ट्रोलिसिस होगी, इलेक्ट्रोड के आसपास की कंसंट्रेशन बदलेगी, जिससे उसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा. इसको हम पोलराइजेशन इफेक्ट बोलते हैं. इससे बचने के लिए हम अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं, जिसकी फ्रिक्वेंसी, जो बच्चों याद रखोगे, फ्रिक्वेंसी जो है वो एसी की लगभग आपकी 550 से लेके 5000 साइकिल्स पर सेकंड होनी चाहिए. यह भी याद रख लेना, साइकिल्स पर सेकंड हो. सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं. स्टेट खोलनास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन. देखो, एक बार हम कम से कम 2 बार शायद ये आ चुका है, तीसरी बार भी लिख लेते हैं. क्या कहता है खोलनास लॉ? चलो भाई, खोलनास लॉ पर आ जाते हैं. हाँ, चलो, क्या है खोलनास लॉ? तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनका हम जैसे जैसे डाइल्यूशन करते हैं, उनके नंबर ऑफ आयंस बहुत तेजी से बढ़ते हैं, जिसकी वजह से उसकी मोलर कंडक्टिविटी में बहुत तेजी से चेंजेस होते हैं. क्लियर है इतनी बात? तो जब आप ये समझ सकते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाए या कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए, तो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उनके कैटायन और एनायन की कंडक्टिविटी का सम होती है. ठीक है ना? तो खोलनास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस. ठीक है भाई, खोलनास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस के लिए हम बता रहे हैं. माइग्रेशन ऑफ आयंस क्या कहता था बच्चों ये? तो ये कह रहा है कि इट स्टेट्स दैट लिमिटिंग molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of individual contribution of anion and cation ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. क्लियर है इतनी बात? देखो, याद रहना चाहिए क्योंकि 2-3 बार आ चुका है, तो आप बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे. ठीक, क्लियर इतनी बात कि उसकी कैटायन और एनायन के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन का सम होता है. यानी कि आप लिख सकते हो
कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HNaCl आप लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस और Cl माइनस। क्लियर है इतनी बात? दोनों का आपने सम लिख दिया। चलो भाई, इतनी बात क्लियर होगी पक्का? चलो आगे क्या कह रहा है कि गैल्वेनिक सेल है इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अब देखो सेल को रिप्रेजेंट करना है, तो सेल कैसे रिप्रेजेंट करते, तो मैंने आपको बताया था कि भाई करना क्या है आपको, हो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो Mg से Mg2 प्लस में जाता हूं तो ऑक्सीडेशन है, और Cu2 प्लस से Cu में जा रहा हूं तो रिडक्शन हो रहा है। तो लेफ्ट साइड में आप लिखते थे क्या, ऑक्सीडेशन, फिर आपके पास सॉल्ट ब्रिज आता था, और फिर आप राइट साइड में लिखते थे प्यारे बच्चों रिडक्शन, यानी Cu2 प्लस से Cu। क्लियर बात है? ये सिंपल आपका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं। X and Y are the two electrolytes on dilution. Molar conductivity of X increases 2.5 times while that Y increases 25 times. Which of the two is a weak electrolyte? देखो बच्चों, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम रिड्यूस करें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से उसकी मोलर कंडक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अब बताओ किसकी बढ़ रही है, तो अगर आप देखोगे तो वाई की जो है वो 25 टाइम्स बढ़ रही है, तो मैं कह सकता हूं कि जो वाई है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाई इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है इतनी बात? तो वाई क्या हो गया, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है भाई, क्यों है, क्योंकि उसकी अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो बहुत तेजी से इंक्रीज होती है, यानी कह सकते हैं द वीक इलेक्ट्रोलाइट, अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, a weak electrolyte show a very large large increase, very large increase in the concentration, increase in concentration with dilution। क्लियर है इतनी बात? A strong light show small increase in conductance increase in conductance विद डाइल्यूशन। तो इसको आप एक मिनट, यहाँ रह गया, ये आपका प्यारे बच्चों यहाँ कंडक्टेंस आप लिख देना कि इंक्रीज इन कंडक्टेंस, इंक्रीज इन कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। क्लियर है इतनी बात कि अगर हम उसका डाइल्यूशन करते हैं तो उसका कंडक्टेंस या उसकी क्या नाम मोलर कंडक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ती है कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो मैं कह सकता हूं कि Y मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है और जो X है ना प्यारे बच्चों वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर है इतनी बात? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई, तो बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। आपके पास मोलर कंडक्टिविटी और रूट C के बीच में एक ग्राफ दिया हुआ है। तो मैंने आपको दोनों ग्राफ बताए थे कि भाई जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं वो आपके पास एक डी वाई हकल ऑन सेगर इक्वेशंस थी, उसकी मदद से हम उसकी क्या कर सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकाल सकते थे। याद आ रहा कुछ इक्वेशन? तो ये इक्वेशंस थी, ये आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए थी। तो जो आपका ए है प्यारे बच्चों, जिसमें आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, वो आपका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ए क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? और जो वीक होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हो वैसे वैसे उसके नंबर ऑफ आयंस बहुत तेजी से बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ आयंस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी बहुत ही तेजी से इंक्रीज होती है। इसीलिए जो बी है वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। याद रहेगी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ना? तो हमसे पूछा गया था नेचर, वो हो गई। आप कह रहे व्हाट हैपेंस ऑन द एक्सट्रापोलेशन ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी टू कंसंट्रेशन अप्रोचिंग जीरो फॉर द इलेक्ट्रोलाइट्स ए एंड बी। ठीक है ना? चलो इसकी बात भी कर लेते हैं, क्या कह रहा है ये। हाँ, फॉर इलेक्ट्रोलाइट अगर मैं ए की बात कर रहा हूं तो ये जो ए है उसमें वो स्ट्रेट लाइन बनता चला जा रहा है, ठीक है ना? और जहां पर इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा, क्या होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशंस होगा, तो मैं इस इक्वेशन की मदद से इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकाल सकता हूं। क्लियर है इतनी बात? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो आप निकाल सकते हो,
लेकिन जो बी की इलेक्ट्रोलाइट है ना बच्चों, उसमें बहुत तेजी से चेंजेस होते हैं, इसीलिए उसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस को डिटरमाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है इतनी बात? उसको तो हम निकाल पा रहे हैं, ए के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो ए है उसके लिए तो प्लॉट बिकम्स लीनियर, द प्लॉट बिकम्स लीनियर नियर हाई डाइल्यूशन, नियर हाई डाइल्यूशन। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इसलिए हम उसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बी की बात करूं तो उसके लिए जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है बहुत तेजी से, इंक्रीजेस। देखो क्या होता है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो लगभग पूरा ही डिसोशिएट हो जाता है, आप कितना भी उसमें डाइल्यूशन कर लो इतना आयंस में चेंजेस नहीं होते। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है बहुत ही ना के बराबर डिसोशिएट होता है, आप उसमें और डाइल्यूशन करोगे तो और उसके नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे और कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और करोगे और बढ़ेंगे और करोगे और बढ़ेंगे, ऐसे वो तेजी से बढ़ते रहेंगे, जिससे मोलर कंडक्टिविटी में बहुत तेजी से चेंजेस होते हैं। तो डेल एम यानी कि आप कह सकते हो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्टेपली on dilution and extra pollination to zero concentration is not possible, is not possible। क्लियर है इतनी बात? hence molar conductivity hence molar conductivity hence molar conductivity at infinite dilution cannot be determined, cannot be determined। क्लियर है इतनी बात? उसको डिटरमाइंड नहीं करा सकता। पक्का? तो आप क्या, देखो ऐसा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि देखो मोलर कंडक्टिविटी में ज्यादा चेंज नहीं नजर आ रहा तो समझ लो स्ट्रॉन्ग है, बहुत तेजी से समझ में आ रहा है तो समझ लो वीक है। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, explain with a graph the variation of molar conductivity of a strong electrolyte with dilution। तो मैंने आपको बताया था कि ग्राफ की अगर बात कर रहे हैं तो एक इक्वेशन आपको दिखाई देगी जिसको हम डी बाय हकल ओनसेगर इक्वेशन बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो इक्वेशन आपकी है क्या है कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस के ए रूट सी। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं किस किस के बीच में, ये देखो पहले कि मैं एक तरफ तो मोलर कंडक्टिविटी ले रहा हूं और दूसरी तरफ मैं रूट सी ले रहा हूं। इधर मैंने क्या ले लिया है, मोलर कंडक्टिविटी। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है। अब देखो जो आपके साथ ये माइनस ए दिखाई दे रहा है ये आपका स्लोप हो जाएगा। ये क्या है, स्लोप की अगर मैं यहां से बात करूं तो देखो स्लोप हो गया माइनस ए, और जो इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं वो हो गई आपकी ये वाई एक्सिस पर। तो जो ग्राफ अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से आपका बच्चों ग्राफ दिखाई देता है। ये स्लोप इसका ये है, और जो जहां पर कट कर रही है वो आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, और स्लोप इसका निगेटिव है वो भी माइनस ए। क्लियर है इतनी? तो ग्राफ में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्राफ से आराम से इसे दिखा सकते हो कि जब कंसंट्रेशन सी की वैल्यू जीरो होगी, क्या होगी, सी की वैल्यू जीरो होगी तो मोलर कंडक्टिविटी बन जाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। पक्का? तो इसमें कोई इतनी वो नहीं है, आपको ग्राफ आसानी से आप बना सकते हो। समझ में आ रहा है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी। ओके, तो देखो बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला हमारे पास है कितना, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है ना? तो देखो ये तो हमें दी हुई है, चलो दूसरी हम पहले निकाल लेते हैं, CH3COH की कितनी होगी, इन दोनों को ऐड करके निकाल लेंगे या नहीं। किसकी निकालनी है, CH3COH की निकालनी है। तो इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन CH3CO माइनस, और दूसरी आपके पास है प्यारे बच्चों H प्लस।
दोनों की दी हुई है, एक की दी रखी है 40.9 और दूसरे की है 349.68। क्लियर है इतनी बात। अब आप दोनों को ऐड कर दो तो कितनी आएगी ये, तो देखो 349.68 है, दूसरी 40.9 है, तो भैया ये हो जाएगी 8 और ये हो गई 15, ये हो गई आपकी 0 और ये हो गई 9, तो 390.5 के आसपास आ रही है। चलो भाई लिख देते हैं, तो 39.05 और दूसरी है 390.58। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो प्यारे बच्चों ये अप्रॉक्स 0.1 आएगी। चल जाएगी इतनी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। ये आपकी क्या थी यूनिट, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, तो हमारा अल्फा निकल गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। Define the term degree of dissociation. Write an expression that relates the molar conductivity of weak electrolyte to its degree of dissociation. तो ये क्या बताता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये कह रहा था फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एज आयंस, कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो कह सकते हैं द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल fraction of the total number of molecules present in solution as ions is known as degree of dissociation, ठीक है इतनी बात, उसे हम अल्फा बोल रहे हैं। और इसका फॉर्मूला था मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कंसंट्रेशन पर और मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन। तो दो मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो है, एक किसी भी कंसंट्रेशन पर और एक आपकी लिमिटिंग या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जैसी आपकी इच्छा। पक्का, चलो भाई। डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, डिस्कस देयर वेरिएशन विद कंसंट्रेशन। देखो भाई, कंडक्टिविटी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस का R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, हाँ या ना। तो जो रो है वो आपकी रेसिस्टिविटी है, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी K इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, इसको हम बोलते हैं क्या, कंडक्टिविटी। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी आप एक लाइन याद रख सकते हो, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, the reciprocal of resistivity is known as specific conductance या conductivity, दोनों बोल सकते हो, specific conductance और conductivity, जैसी आपकी इच्छा हो। क्लियर है इतनी बात, कैसे इसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब बात कर रहा है किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी तो आपको मैंने कई बार बता दी है, सिंपल है वैसे तो, कि मोलर कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशंस की ये कहती है कि भाई आपका कितने, एक मोल अगर आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, क्या ले रहे हो प्यारे बच्चों, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट, उस एक मोल इलेक्ट्रोलाइट के डिसोशिएट होने पर जो भी आपको कंडक्टिंग पावर मिल रही है, क्या मिल रही है, कंडक्टिंग पावर, उसे हम बोल रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो मैं क्या बताई थी, इट इज डिफाइंड एज, मोलर कंडक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज द कंसंट्रेशन, डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस produced by dissolving 1 mole of
1 mole of 1 mole of an electrolyte electrolyte in solution। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगर बात करें किसकी, वेरिएशन की, तो देखो जो कंडक्टिविटी है, अगर मैं किसी के डाइल्यूशंस को बढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना बात को, अगर मैं किसी के डाइल्यूशन को बढ़ाता हूं तो क्या होता है, जो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में है वो घटते हैं। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट रहे हैं प्यारे बच्चों। अगर ऐसा होगा तो उसकी कंडक्टिविटी घटेगी। क्लियर है इतनी बात? ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी की बात करूं तो वो दो फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, एक डाइल्यूशन पर भी और दूसरा कंडक्टिविटी के पर भी। लेकिन अगर मैं देखो डाइल्यूशंस को बढ़ाऊंगा तो वी तो बढ़ेगा और के घटेगा, लेकिन जो के घटता है वो कंपैरेटिवली वी के कम घटता है, इसलिए जो इनका प्रोडक्ट है वो आपका बढ़ता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो मोलर कंडक्टिविटी है, अगर आप डाइल्यूशंस को इंक्रीज कर रहे हो तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ध्यान रखना, कंडक्टिविटी घटती है जबकि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्लियर है इतनी बात? याद रहेगी बात? पक्का? चलो भाई, देखो कोई भी ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आपको रटना पड़े, समझें दिमाग में आप, ठीक है ना। अगले पर, स्टेट खोलास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। देखो अभी हमने ये लिखा ही था, दोबारा से लिख लेते हैं। क्या कहता था? इट states that limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as अब तो आपको ये रट गया होगा, represented as the sum of the individual individual contribution of the anion and cation of electrolyte। क्लियर है इतनी बात? इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जो भी उसके कैटायन और एनायन है उसके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन का सम होती है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है इतनी बात? आगे क्या कह रहा है? Why does the conductivity of solution decrease with dilution? तो मैंने अभी आपको बताया था, जब आप डाइल्यूशंस को बढ़ा रहे हो प्यारे बच्चों, तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में घट रहे हैं। ऐसा करने पर उसकी कंडक्टिविटी घटती है जबकि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्लियर है कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में घट रहे हैं जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी घट रही है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? बढ़े आगे। देखो चीजें आप देखो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है? देखो बार बार आप ये देख रहे हो कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं वो बार बार आ रहे हैं, जैसे कि ये हो गया खोलास लॉ हो गया, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, बहुत सारे, या फिर नर्स इक्वेशन के हो गए, बहुत क्वेश्चंस आपको रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। तो आप ऐसा ना सोचें कि भाई एक बार तो कर लिया अब दोबारा क्या करें, नहीं, आपको करना है। आप सोचते हैं कि एक बार कर लिया फिर पेपर में जाके आधा अधूरा है वो याद रहता है, तो आप कोशिश करें 10 बार आ रहे हो तो आप 10 बार ही उसको ट्राई करें। क्या कह रहा है अगला टर्म? डिफाइन द टर्म्स कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कमेंट ऑन देयर वेरिएशन विद टेम्परेचर। ठीक है भाई, तो मैंने अभी आपको बताया था कि रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। ठीक है ना, कि जो आपके पास कंडक्टिविटी है वो रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। तो मैं कह सकता हूं द रेसिप्रोकल
the reciprocal of resistivity is known as conductivity. क्लियर है इतनी बात कि हम उसको क्या बोल रहे हैं? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी को कंडक्टिविटी के से इसे हम डिनोट करते हैं, छोटा सा हमारा फॉर्मूला है। क्लियर है इतनी बात? आगे क्या बोल रहा है? मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है भाई, तो मोलर कंडक्टिविटी मैंने अभी आपको बताया था, इट इज डिफाइंड एज the conducting power of all ions produced by dissolving 1 mole of an electrolyte in solution. ठीक है भाई। अब देखो बात करते हैं टेम्परेचर। देखो अगर आपने क्या नाम कंडक्टिविटी की बात करी है, मैं फिलहाल बात कर रहा हूं किसकी? देखो आपने मेटेलिक कंडक्टर और एक आपके इलेक्ट्रोलाइटिक है, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, हाँ है ना? तो जिसकी वजह से आपकी जो रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो देखो सीधी सी बात है, यहां पर अगर आप और उसकी जो रेसिस्टिविटी है वो बढ़ती है। क्लियर है इतनी बात? अब यहां पर क्या है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर्स को बढ़ाओगे, उसका जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ आयंस आपको ज्यादा मिलेंगे, और नंबर ऑफ आयंस आपको ज्यादा मिलेंगे तो सीधी सी बात है कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों बढ़ती है। ध्यान रखना, हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक की। सीधी सी बात है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, अगर आपने क्या बढ़ाया प्यारे बच्चों? टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, तो ज्यादा ज्यादा आपको आयंस मिलेंगे, और आयंस ज्यादा मिलेंगे तो कंडक्टिविटी दोनों बढ़ेंगी, मोलर भी और नॉर्मल भी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होता है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या हो रहा है? इंक्रीजेस। और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी और मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, दोनों ही बढ़ते हैं, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कि आयंस बढ़ रहे हैं। क्लियर बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कहता है भाई साहब? द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 MnHCl सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इतना। आपको रेजिस्टेंस और कंसंट्रेशन दो चीज पता चल गई। कंसंट्रेशन आपकी है 0.01 m और रेजिस्टेंस प्यारे बच्चों 200 ओम है। आगे द सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल यूजेस यूनिटी, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। देखो मोलर कंडक्टिविटी निकालने से पहले आपको कंडक्टिविटी निकालनी पड़ेगी। तो आपके पास क्या फॉर्मूला है? R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। तो ये जो L अपॉन ए आपके पास है ना बच्चों, ये चीज क्या होती है? सेल कांस्टेंट। इसको हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि 1 है। तो मैं ये कह सकता हूं, यानी कि आपके पास कंडक्टिविटी यानी कि 1 बाय रो इज इक्वल टू हो जाएगी 1 अपॉन आर, क्योंकि यहां पर जो सेल कांस्टेंट है वो तो 1 है, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना? तो 1 अपॉन आर हो गई, यानी 1 अपॉन 200 हो गई। तो ये सोल्व करोगे तो 5 इंटू 10 की पावर -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात? अब उसके बाद आपने फॉर्मूला पढ़ा था, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन सी, हाँ या ना? तो के तो हम निकाल चुके हैं ना, 5 इंटू 10 की पावर -3, और सी प्यारे बच्चों आपको दिया हुआ है 0.01। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितनी आ गई? 500 ओम इनवर्स, या साइमन लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कोई दिक्कत तो नहीं? आसान है। फॉर्मूले याद रखें, देखो दो फॉर्मूले यूज हुए हैं अभी, एक हो गया ये वाला न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखें, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, ये भी काफी यूज होगा,
और ये तो आप यूज कर रहे हो कि इज अ कंडक्टिविटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। फॉर्मूले पे ही क्वेश्चंस पूरे बनेंगे। क्लियर है इतनी बात? पक्का? चलो भाई। द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन इज इतना, कैलकुलेट ई नोट सेल। ठीक है भाई, सीधा सा फॉर्मूला है हमारे पास किसका? डेल्टा जी का। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस के एन एफ ई नॉट सेल। ठीक, डेल्टा जी नॉट आपके पास दिया हुआ है माइनस के 300 किलो जूल है, तो जूल में बदल लो। ठीक है भाई, माइनस एन इसमें आपके पास 2 हो जाएगा, इसमें तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। और एफ आपके पास होता है 96500 ई नॉट सेल। तो ये 2 जीरो तो उड़ गए, माइनस से माइनस भी उड़ गया। तो ई नॉट सेल आप निकाल सकते हो जाएगा 300 इंटू 10 डिवाइड बाय 2 इंटू 965। 2 इससे उड़ा दो 5, और आपके पास ये 1500 डिवाइड बाय 965 सोल्व करोगे ना प्यारे बच्चों, डिवाइड करोगे 1.55 वोल्ट के आसपास आएगा। तो चलो भाई, ई नोट सेल भी निकल गया। आगे क्या कह रहा है? कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर MgCl2। ठीक है भाई, MgCl2 के लिए निकालनी है, निकाल देते हैं। ठीक है ना, किसके लिए? MgCl2। तो भाई ये हो जाएगा आपका कितना? Mg2 प्लस, ठीक है, और 2Cl माइनस। तो Mg2 प्लस की कितनी दे रखी है? 106। ठीक है भाई, लिख दो 106 प्लस 2 इंटू 76.3, ये रहेगी। तो 106 तो ये होगी है, प्लस मल्टीप्लाई करो, 2 3 सा हो गया 6, 2 6 12 और 15, तो 152 तो ये आ गया। तो ये पूरा सोल्व होकर आ जाएगा आपका 258.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ये सिंपल फॉर्मूले बेस्ड है, सिंपल फॉर्मूले बेस्ड। चलो, द कंडक्टिविटी of 0.001 mole per liter of the solution is इतना, calculates molar conductivity and degree of dissociation। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है? देखो आपके पास कंडक्टिविटी दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है, तो आप सबसे पहले ही देखो मोलर कंडक्टिविटी निकालो। फॉर्मूला आपके पास है के इंटू 1000 अपॉन सी। तो के आपके पास था 3.905 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 1000 अपॉन 0.001। पूरा अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना बच्चों, तो ये आ जाएगा 39.05। क्लियर है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब मैं इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालूं, तो सिंपल इन दोनों का सम ही तो होगा, 349 पॉइंट इतना। भाई देखो आपके पास अगर CS3 COOH है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? CS3 CO माइनस और साथ में H प्लस, तो इन दोनों का सम ही तो लिखोगे। तो दोनों का सम कितना होगा? तो 349.6 और 40.9, इसको सोल्व करोगे तो ये प्यारे बच्चों 390.5 आ जाएगा। हाँ या ना? और आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो। तो एक आ गई 39.05 और एक आ गई 390.5, डिवाइड करोगे तो 0.1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 0.1। तो अल्फा आपके पास निकल गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आसान है, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, कर सकते हो आप। क्लियर है इतनी बात? पक्का? चलें आगे। कंडक्टिविटी ऑफ 2 इंटू 10⁻³ एम मेथेनोइक एसिड, इतना कंडक्टिविटी दे रखी है, कंसंट्रेशन। चलो भाई ओके, मोलर कंडक्टिविटी चलो अभी निकालते हैं पहले मोलर कंडक्टिविटी। फॉर्मूला क्या है? के इंटू 1000 अपॉन सी। के की वैल्यू आपके पास क्या है? तो 8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁻3, तो ये तो चला गया 4 बार, तो ये आ जाएगा आपका सिंपल 40 हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।
अब देखो आपके पास अल्फा मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो 40 डिवाइड बाय 404, तो भैया इसे उड़ा दो चाहो तो आप 4 से, तो ऊपर आ जाएगा 10, नीचे आ जाएगा 101। सोल्व करोगे तो 0.099 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई दोनों चीज़ें निकल गई, फॉर्मूले हम याद रखेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का भी और भैया किसका, मोलर कंडक्टिविटी का भी, पक्का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, out of the following pairs predict the reason which pair will allow greater conductivity of electricity। देखो सिल्वर वायर 30 डिग्री सेल्सियस और 60, तो 30 डिग्री पर ग्रेटर कंडक्शंस होगा, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर, अब देखो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ये याद रखना। किस केस के लिए बता रहा हूं मैं, तो ये मैं सिल्वर वायर की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखना। तो उसने पूछा था ग्रेटर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किस पर होगा, तो आप कह सकते हो कि पहले वाले केस में मैं कह पा रहा हूं कि सिल्वर वायर एट 30 डिग्री, इस केस में आपका जो कंडक्टेंस है वो ज्यादा होगा। उसका रीजन है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, आपकी जो मेटल होती है उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस तो घटेगा ना, तो ग्रेटर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो पहले का तो ये आंसर हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है सेकंड, 0.1 m CS3CuS सॉल्यूशन और 1 m CS3CuS सॉल्यूशन। तो देखो जो 0.1 m एसिटिक एसिड सॉल्यूशन उसमें ग्रेटर कंडक्टेंस होगा, क्यों होगा, कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, क्या बढ़ा रहे हैं, देखो रजिस्ट किसकी ज्यादा कंसंट्रेशन है, तो 1.0 m की कंसंट्रेशन कम है, तो जितना ज्यादा आप डाइल्यूशन करते हो उतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर प्यारे बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। डाइल्यूशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या बढ़ रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये भी बढ़ रहा है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो मैं ये कहूंगा कि कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा, तो 0.1 m CS3CuH का ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन कम है। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई थर्ड देखो, KCl सॉल्यूशन एट 20 या 50, देखो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा, उसकी आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी। तो 50 वो टेम्परेचर बढ़ा, मैं थर्ड की बात कर रहा हूं, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो आयनिक मोबिलिटीज बढ़ जाएगी, क्योंकि आयंस बढ़ेंगे। ठीक है ना, क्या बढ़ रही है प्यारे बच्चों, उसकी आयनिक मोबिलिटीज इंक्रीज होती है, ये आप याद रखोगे। तो मैं कह सकता हूं कि 50 वाली डिग्री का जो क्या नाम कंडक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का वो ज्यादा होगा। क्लियर है इतनी बात, तीनों बात क्लियर हो गई। तो क्या याद रखोगे, जो भी मेटल्स होते हैं उनका कंडक्शन घटता है टेम्परेचर के साथ, जबकि सॉल्यूशन के केस में कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। आगे बढ़ें, चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।